से बुलाया जाता है मुझे, जैसे मैथ्यू सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पे बोलने के लिए। क्यों वहाँ पे बुलाया जाता है? रीज़न ये है कि हमने क्या किया, छोटे छोटे विलेजेस में ब्लॉक्स तैयार कर दिए, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देना चालू किए, है ना। जैसे मान लीजिए फैशनेबल गारमेंट्स या फिर टॉयज़, धीरे धीरे इंडिया के बाहर हम लोग करने लगे। ताइवान में किए, चाइना में किए, धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा चीज़। और जब एक्सपेंशन चालू हुआ हमको समझ में आया कि मुझे गिव बैक करना है। वो गिविंग बैक मेंटेलिटी में मैं एंजल इन्वेस्टमेंट चालू किया। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट फर्म जोड़ने लगे और मुझे ये पता चला कि भैया अगर वीसी फंड आ रहा है तो वीसी फंड का लॉजिक ये होता है कि उनको थोड़ा बहुत पैसा कमाना है एक साथ एंटरप्रेन्योर के साथ। रीजन क्या है? मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मान लीजिए, ठीक है, वैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर पूरा इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट लेके मैं मार्केट में आऊंगा तो उसका रिसर्च करो, उसका पूरा टीम देखो, रिक्रूट करो, हायर करो, ये करो वो करो। टाइमलाइन बहुत स्ट्रेचेबल है, लगभग 2-3 साल लग सकता है। लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे कोई स्टार्टअप मिल जाए जिसके पास ये पूरा पाइपलाइन रेडी है, छोटा हो सकता है, प्रॉफिटेबल नहीं है वो हो सकता है, रेवेन्यू अर्न कर रहा है ये हो सकता है, नहीं रेवेन्यू अर्न कर रहा है वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत जम रहा है मेरे बिजनेस के साथ, जो मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूं उसके साथ रिलेट हो रहा है, तो उस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट बहुत इजी हो जाता है करना, मतलब मेरे लिए कमिट करना। मैं इजी कर रहा हूं चीज को, है ना, बहुत नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, राइट। एंड देन उनके साथ जब हम लोग बात करने चालू किए तो धीरे धीरे हम लोग पार्टनरशिप तैयार करना शुरू कर दिए। और बाय गॉड ग्रेस बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमको बुलाने लगे कि भैया हम स्टार्टअप का कुछ कॉन्क्लेव करना चाहते हैं, कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, हमको हेल्प कर दो। क्योंकि तब तक मैं दुनिया घूम चुका था, बहुत सारे जगह पे हम लोग पार्टनर बन चुके थे। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं फास्ट मूव करना पसंद करता हूँ। कोई अगर अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं उतना सोचता नहीं, मेरे लिए उतना वो सोच वाला वो चीज़ आता ही नहीं है मेरे दिमाग के अंदर, ठीक है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब वीक पॉइंट उसके अंदर क्या हो गया? वीक पॉइंट ये है कि मैं सामने वाला जो इंसान है उसको क्रॉस चेकिंग नहीं कर रहा हूं। ये वीक पॉइंट है ना। तो ये रिस्क फैक्टर ऑप्टिमाइज करने के लिए पूरा टीम बैठा हुआ है पीछे, मैं फेस हूं। मैं किसी को कमिट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, हाँ इंटरेस्टेड हूं, बात कर रहा हूं। उसके बाद उसका क्रॉस चेकिंग पीछे चलता रहता है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से हम लोग क्रॉस चेकिंग करते हैं। इसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं? ड्यू डिलिजेंस। तो जब भी आप मान लीजिए फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कर रहे हो, छोटा सबसे बड़ा टिप्स, कोई चीज छुपाओ मत, कुछ भी पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हम लोग धीरे धीरे कुछ जो लोग ग्रांट्स देते हैं, जो फैमिली ऑफिस है जिनके पास बहुत ज्यादा फंड है, मैं धीरे धीरे उनके साथ टाई अप करने लगा हम लोग। फिर आस्ते आस्ते हम लोग एक एक्सेलरेटर लॉन्च किए सिडनी में। फिर धीरे धीरे हम लोग इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन और एक टिप्स देना चाहता हूँ, कैमरा भी चल रहा है, हम लोग कभी मीडिया में नहीं आए। मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। आप लोग पेटीएम का नाम सुने होंगे, जब पहले पहले इन्वेस्टमेंट हुआ था कितना सारा मीडिया न्यूज हुआ था। अब जब वो गिरा कितना ज्यादा मीडिया न्यूज हुआ। मीडिया एक बहुत खतरनाक चीज है, अगर आप उसको लेके प्ले करना चाहते हो, वेल एंड गुड। मेरे लिए बहुत स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। हम पहले कंपनी को बड़ा करेंगे, जम के प्रॉफिट करेंगे, थोड़ा सोशल इंपैक्ट करेंगे। अगर मीडिया खुद ब खुद आता है, न्यूज करता है, सही है, पीआर हम करेंगे नहीं, सोशल मीडिया बज़ हम लोग करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया बज़ हमारे पास से जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन प्रोग्राम, नॉट टॉकिंग अबाउट वर्चुअल इन्फोकॉम, राइट। क्योंकि वहां पे हम लोग खुद कर रहे हैं। अगर किसी को अच्छा लग रहा है करो, उसको शेयर करो। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो कोई नेगेटिव कमेंट देगा, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज होता है। आई टेल यू द रीजन। मैं ये टिप्स आप सबको देना चाहता हूं। कंटेंट आप ऐसे डालो जिसका 2 मीनिंग हो। इंसान नेगेटिव चीज को ना, वो जो चटनी हम लोग खाते हैं ना, वैसे चटते रहते हैं। आप अगर नेगेटिव कुछ मिला के दोगे आपका खुद का मतलब कंटेंट के अंदर, जो हालांकि नेगेटिव है नहीं, लोग उसको लेके बहुत तामझाम ये वो बैंग बैंग कुछ ना कुछ करेंगे। इंसान को सही चीज हमेशा पता चल ही जाता है।
yes, it becomes really big. So that's how you should understand and plan your marketing, how you want to put yourself, how you want to brand yourself. सबसे बढ़िया तरीका है आप एक स्टोरी आपके बिजनेस के ऊपर बनाओ. मैं किसी को टच नहीं कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट वर्ल्ड इज नॉट अबाउट द विजिटिंग कार्ड होल्डर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं खुद विजिटिंग कार्ड मतलब कैरी नहीं करता, मैं पेपर बचाता हूँ. और अगर आपको शौक लगना है तो लगने दीजिए. मैं घर से ऑफिस साइकिल पे जाता हूँ, गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता. तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मैं जब घर से या फ्लैट से कहीं से भी निकलूं, वीकेंड में घर रहता हूं, कभी फ्लैट चला जाता हूं, तो लोगों को पता है कि भैया ये तो मतलब साइकिल में जा रहा है. दो तरीके से बात होता है. एक तो होता है आपने ताली बजाया, हम्बल है. दूसरा है यार इसके पास पैसा नहीं है. पैसा नहीं है तो बहुत अच्छा है यार, मेरे पीछे लोग नहीं लगेंगे, है ना, चंदे के लिए नहीं आएंगे. सही है कि नहीं? हाँ. और अगर आप बोल रहे हो हम्बल है तो जैसे ताली मिलेगा, ठीक है. हमको तो भैया साइकिल पे जाना है. मैं बता दूं रीजन क्या है. हम लोग फालतू में आज ये एसी वेसी चला के तामझाम कर रहे हैं, लाइट वाइट जला के. क्यों? हमने खत्म कर दिया पूरा दुनिया को. खत्म हो गया. पहले बैंगलोर जाते थे बिना एसी के जम के सोता था यार होटल के अंदर, जरूरत नहीं था. आज जाओगे रह नहीं पाओगे, झुलस जाओगे. मुंबई भी पहले ऐसा था. तो आज हम लोग को घुमा के लेके आए हैं कि भैया सस्टेनेबल फैक्टर्स करना है, मतलब वर्ल्ड को बचाना है, उसके लिए प्लास्टिक उठाओ, ये वो. ये साइकिल चलता रहेगा, आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, बात करने से फायदा नहीं है. तो वो अगर है मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है. वो अगर अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे क्या आप अपना पैर रख सकते हो? अगर पैर रख सकते हो, क्या आप यूनिक हो? आप क्या कर रहे हो? सोचो बड़ा, लेकिन स्टार्ट छोटा सा एक सोल्यूशन लेके चालू करो. ये हो सकता है कि जो मुझे नहीं पता, जो दोस्त हमारे वो कुकीज बनाते हैं, हमने अचानक बोल दिया उनको कि भैया ये आटा इस्तेमाल मत करो. बोलने के लिए मेरे लिए बहुत आसान है. वो जब यूज करेंगे बोलेंगे कि मिलेट. सर वो मिलेट का वो एक्चुअली में ना वो दाना नहीं बनता है यार, वो कुकी नहीं बनता है. बट मैं बोलता हूं बनता है. कोई ना कोई बना रहा है दुनिया में, मतलब टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्ट कर रहा है. वो कौन खा रहा है? तो आपका टारगेट मार्केट कौन है? तो मैं थोड़ा माइंड में 5 मिनट कैलकुलेट कर रहा था. मैं खत्म करने वाला हूँ 5 मिनट, कुछ 30 सेकंड्स के अंदर शायद खत्म हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि टीजी, ये समझना सबसे जरूरी है. बिजनेस के लिए क्या चाहिए? सब लोग बोलेंगे मार्केट चाहिए सर, कस्टमर चाहिए सर, कोई बोलेंगे आइडिया चाहिए सर. सर जी बिजनेस करने के लिए सिर्फ आपको कस्टमर चाहिए. और मैं आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूं, मेरा खुद का एग्जांपल दे सकता हूं. हम लोग कस्टमर को अपना टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं. हम लोग पहले जब गेम बनाते थे, आज भी हम लोग जब मूवी प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग हमारे मूवी लिखते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि भैया फीडबैक दो. फीडबैक माने ये नहीं नेगेटिव होता है, फीडबैक माने पॉजिटिव नेगेटिव मिला के होता है. कोई अगर आपको सही से फीडबैक दे रहा है ना, उसके साथ आप बात करना चालू करो. सोशल मीडिया हो सकता है, नॉर्मल आप मीट कर रहे हो ऐसे हो सकता है. मान लो किसी का बिस्किट मैंने टेस्ट किया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यार पता है इसका ना मतलब मुझे टेस्ट जमा नहीं, इसका स्वीटनेस मुझे ठीक जम नहीं रहा है. तो आप बोल रहे हो क्यों, क्या गड़बड़ क्या है? मैंने बोला यार चीनी जैसा नहीं लग रहा है. तो आपका आंसर क्या होगा? ये तो इसके अंदर चीनी है ही नहीं, चीनी तो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है. तो मैं जब फीडबैक दे रहा हूं, मतलब मैं वो कस्टमर आपका हूं ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं शुगर ले रहा हूं या फिर जैगरी ले रहा हूं. हाँ, लेकिन मैं अगर ऐसा फीडबैक दे रहा हूं, भैया इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट इतना परसेंटेज है, प्रोटीन इतना परसेंटेज है, और इसके अंदर आपने कैलोरी काउंट ऐसे किया है, तो मतलब मैं आपका शायद टीजी हूं जो हेल्थ कॉन्शियस हूं. मतलब मैं जिम में जा रहा हूं या फिर वर्कआउट कर रहा हूं या फिर स्पोर्ट्स में दौड़ कर रहा हूं, कुछ ना कुछ कर रहा हूं, मतलब मेरा एक कम्युनिटी है. तो मैं क्या इस बंदे को अपना टीम का हिस्सा बना सकता हूं या फिर इसको मैं ब्रांड एम्बेसडर बना सकता हूं? लेट्स वर्क ऑन दैट. दैट्स हाउ यू कैन ग्रो बिजनेस इन अ वेरी इजी वे. आई एम डन विद माय टाइमिंग. थैंक यू सर. तो वो मेरे लिए आसान होता है और मैं उसको आसानी से बेच सकता हूँ, लेकिन मेरा एम्प्लॉय उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बेच पाता है. तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? आपका बिजनेस क्या है, जरा समझाइए. सर मेरा बिजनेस है बाइक ईसीजी, जो मैं ऑनलाइन बाइक सर्विसिंग प्रोवाइड करता हूँ नागपुर और पुणे लोकेशन में. तो आपकी अगर कोई बाइक है तो आप उसको सर्विस के लिए हमको कॉल कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है
आप उसको सिर्फ इजीली बुक करना है, हम लोग फ्री पिकअप एंड ड्रॉप देंगे आपके लोकेशन में, और उसको हमें ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जो लोकेशन आप सिलेक्ट कर रहे हो विद इन उसके 3 to 4 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग उसका सर्विस करें। हम लोग लोकल गैरेजेस से टाइप करके हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ आई रिमेंबर यू, हम लोग इंस्टाग्राम में बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। आप एम्प्लॉय कैसे करते हो? जैसे कोई हायरेक्ट ऐप हो गया या फिर कोई ऐसे नेटवर्क naukri.com हो गया, तो इस चीज़ों से मैं जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो हायर किया। अभी रिसेंटली में मैंने हायर किया तो एक बैड एक्सपीरियंस रहा उसमें कि मैंने उस बंदे को सिर्फ 180 का टारगेट दिया था मार्केटिंग का, उसने मेरे लिए 1.5 महीने में 1500 से 2000 का बिजनेस किया, लेकिन वो मुझे सैलरी मांग रहा है। तो मैं उसको बोलूँ कि सर मैंने आपको 180 का टारगेट दिया लेकिन आपने उसका 10% या 1% भी कंप्लीट नहीं किया, तो मैं किस बेसिस पे आपको सैलरी दूं? तो वो मुझसे आर्गू करने लगे इस चीज़ों पे कि बाकी कंपनी देती है, आप क्यों नहीं दे रहे ऐसा। लेकिन हम लोगों ने उसको पॉलिसी पहले ही बता दी थी कि आप अगर 20% या हम लोग ये भी बोलते हैं कि आप 80 to 70% अगर टारगेट कंप्लीट करते तो ही हम लोग आपको सैलरी दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप क्या चीज़ से आपको। मैं एक छोटा सा चीज़ आपको शेयर करूं, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आंसर अगर हम आपको ओपन पोडियम में देंगे अच्छा नहीं लग सकता। मैं आपको मेरा बहुत पुराना एक हायरिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑफिस चल रहा है, एक बंदा बाहर आ गया, वो चूड़ियाँ बेचता है ना, इमिटेशन का जो चूड़ियाँ है वो बेचता है, आ गया ऑफिस के बाहर, और हम लोग कैमरा में अंदर देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा में देख रहे हैं कि कोई आया है बाहर, बट वो चूड़ी बेचना नहीं चाह रहा है। वो चूड़ी का जो लंबा सा बड़ा सा जो बोल रहा है वो रख के वो चुपचाप खड़ा है ऑफिस के दरवाजे के बाहर और देख रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक बार बात हुआ कि क्या करना चाहते हो, वैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमको आवाज़ नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो बात कर रहा है। दूसरे दिन फिर से वो आ गया, तीसरे दिन फिर से वो आ गया, वहीं पे खड़ा है, एक आधा घंटा खड़ा हुआ चला गया। तो हमने पूछा कि भाई, सामने चला गया मैं कि भाई क्यों आ रहे हो बार बार, क्या आपको, हम लोग चूड़ी वूड़ी यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। तो बोलने लगा कि सर मैं HS पास आउट हूँ, मतलब 12th एग्ज़ाम पास आउट हूँ, और मैं कोडिंग खुद ब खुद कर लेता हूँ। आपका ये मुझे लग रहा है कोई सॉफ्टवेयर का कंपनी है, गेम समझता नहीं था, लेकिन मुझे ज्वाइन करना था, मुझे प्रोसेस पता नहीं है, बार बार मैं आके पूछ रहा हूँ, और ऑनलाइन जो प्रोसेस है वहाँ पे आपका कोई ऐसे कैटेगरी नहीं दिखा रहा है, तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, या फिर अगर करूँ तो कैसे अप्रोच करूँ, इसलिए बार बार आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो हमने उससे पूछा कि क्या करना चाहते हो, मतलब कर क्या सकते हो, किस में स्पेशलिटी है। अंदर लेके चला गया, एक मशीन में बैठा दिया, एक मशीन टेस्टिंग लिया उसका। कोई सैलरी का बात नहीं हुआ सर, हम दोनों के बीच कोई टारगेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने सिर्फ देखा कि उसका कोडिंग कैपेबिलिटी क्या है, उसका सीखने का मेंटलिटी कैसा है। वो एक जगह पे आके रुक गया था बेचारा, ठीक है। आपने शायद कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुना है, टीवी में चला है, बंगाल का एक वर्जन हुआ था, कोटी टाकर बाजी, लॉन्ग बैक। ही वॉज द लीड प्रोग्रामर इन आवर टीम। व्हाई वी हायर्ड हिम। आपका ये जो हायरिंग प्रोसेस है, मुझे लग रहा है आपको तो अपना हायरिंग प्रोसेस देखना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है, जितने आसान तरीके से आपने बताया ना, हम लोग क्या सर्विस करते हैं, कहाँ से लोकल गैरेज में टाई अप करते हैं, ये विजन अगर सामने वाले के अंदर नहीं है तो आपका हायरिंग ऐसे ही होगा सर। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन आपका गैप है। सॉरी, वो नहीं करना चाह रहा था, बट मैं बहुत होंठ कटा हुआ इंसान हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आपका हायरिंग प्रोसेस सबसे बड़ा गैप के अंदर है। मैं एक टिप्स दूं आपको, गेट अ HR इन योर कंपनी है, तो फिर उस HR में गड़बड़ है, उसको हायरिंग नहीं आता है, सॉरी अगेन, ठीक है। अगर मैं HR हूं, मैं पहले समझूंगा कि ये इंसान जो है इसका स्ट्रेंथ क्या है। सेल्स का आप टारगेट दे रहे हो, आपको उसका बैकग्राउंड पता नहीं है, उसने उस तरीके का सेल किया है नहीं किया है आपको वो भी पता नहीं है। अगर है तो आपने वो पुराना वाला कंपनी से कभी क्रॉस चेक नहीं किया, अपने कंपनी के अंदर बैठा दिया और उसके बाद बोले कि भैया मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा। वो बाहर जाके कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया में आपके बारे में बेकार बातें लिखेंगे। वो क्यों कर रहे हो आप, लॉजिक क्या है, ठीक है। ऐसे हायर मत करो, पहला। सेकंड, अगर हायरिंग प्रोसेस सही करना है
आपको अजब लगेगा, लेकिन आप नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला कॉलेज में जाओ, ठीक है, वहां पे देखो बीबीए का कोर्स है, कभी कभी नॉर्मल बीकॉम का कोर्स है, उसमें से बंदा ढूंढो जो इवेंट कंडक्ट करता है, सोशल कोई भी मान लो नाच गाने का कोई भी इवेंट कंडक्ट करता है, ठीक है, ऐसी एक टीम है, हर कॉलेज में रहता है, हर एक कॉलेज में रहता है, वहां पे स्पॉन्सरशिप जुगाड़ू टाइप भी बंदे होते हैं और बंदियां भी होते हैं, पकड़ो उनको, बात करो जम के कोई कॉफी शॉप में, उसका लाइफ का गोल क्या है, द गाइज हु ब्रॉट इन स्पॉन्सरशिप, गेट दोस पीपल इन योर टीम। कोई तामझाम वाला बात करके कोई फायदा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, ये लोग जोक होते हैं ना, वैसे चिपक जाते हैं, सर दो ना, पैसा दो ना, सर दो ना, ऑफिस में चले जाएंगे, बाहर बैठ जाएंगे, कॉल करेंगे लगातार, एसएमएस करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करके बात करेंगे, सोशल मीडिया में चले जाएंगे, लेकिन वो पैसा वो उठाएंगे। ये आपके लिए चाहिए? आप टारगेट सेट कर रहे हो, कोई भी इंसान ला रहे हो, बैठा रहे हो, क्या फायदा है? इसको आप सैलरी प्लस इंसेंटिव पे लो। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, एक साल बाद आपके साथ मैं बात करूंगा अगर नहीं चल रहा है तो। जी सर। Any more questions? I'm open. तो होप लेकर और एक हाउसवाइफ को एंटरप्रेन्योर में बदलने की एक शुरुआत की थी। जब हर कोई पैंडेमिक में था, बुरे सिचुएशन में था कि कोई काम नहीं था हमारे पास और हम कुछ कर नहीं रहे थे, पैसे आ नहीं रहे थे, तब मैंने सोचा क्यों ना होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हो रहे हैं और किसी को अच्छा फूड और खाना मिल नहीं रहा है। तब मैंने आजू बाजू मार्केट सर्वे किया और देखा कि घर के खाने की बहुत कमी पड़ रही है हर किसी को, जो बैचलर रह रहे, जो घर से दूर है। तो ऐसे करते करते कोविड-19 का जो पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, उस टाइम मैंने डब्बा स्टेशन की शुरुआत की। और शुरुआत में मैंने कुछ हमारे यहाँ जनरल स्टोर में 2 लोग काम कर रहे थे, उन्हें मैंने 2 टिफिन दिए। एक कांदा मशीन से शुरू हुई मसाला कंपनी, आज 19 मशीन उस मसाला कंपनी में है। गए 10 साल में बहुत सारे पिकअप मेरे फैमिली ने बिजनेस में ली। उसके बाद मैंने 2017 से मैंने खुद स्टार्ट किया। 2019 में मैंने वो बिजनेस पूरा मेरे हाथ में। तो आपने जॉब किया, वहाँ से जितना आपके पास आया वो लेके आपने अपना बिजनेस चालू किया था, है ना? अभी क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? क्या करना? फ्यूचर पे मेरे खुद की प्राइवेट लिमिटेड मुझे बनानी है और उससे एक ही प्राइवेट लिमिटेड पे ना रुकते हुए आगे और बहुत कंपनियां मुझे बढ़ानी है। जैसे कि अभी मैं प्रोडक्ट में मेरे पास में क्लास 13 में जाता हूँ, फूड बिजनेस में क्लास 13 में जाता हूँ। जैसे कि मैं उसमें मसाला वगैरह बना सकता हूँ, उसके बाद सॉसेस बना सकता हूँ, आर्टिफिशियल कॉफी वगैरह, शुगर वगैरह बना सकता हूँ। उससे मुझे उसके साथ जुड़ने वाली फूड की जैसी जो कंपनियां मुझे टाइप करनी वो मुझसे, और मैं खुद की कंपनी डालना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रोडक्ट है, जैसे पापड़ हुए, हमारे खानदेश के अंदर कुरडई, पापड़, सेवई, बटाटे, वेपर्स ऐसे प्रोडक्ट रहते। तो 15 अलग अलग आइटम जो घर पे रेगुलर यूज़ किया जाता है उनका हम बनाने का कोशिश करते हैं। पहले काम करते थे, जो पापड़ बना के पहले देते थे और घर पे बना के बेचते थे। 4-5 साल से हम लोग ने छोटा मशीनरी लिया, एक पल्वराइजर, उसके हिसाब से, और दूसरा पल्वराइजर लिया, बैंक का लोन लिया 2 लाख का, उसका रिटर्न किया। फिर अभी 10 लाख का CMEGP का हमने लोन मिला था, जो उसको 3 साल हो गए। अभी थोड़ा बहुत सब्सिडी भी आ गया उसका, और 1-1.5 साल में वो रिटर्न हो जाने वाला है। 4 साल का उसका रिटर्न था। Addition of the millets, addressing the malnutrition issue. Area of work, we work in the rainfed and dryland regions. Our mode of work is innovative recipe. We have a 2 product, that is a multi-millet laddus and cookies. Other we have, and we have a 90+ millet based product. Our brand name is Millets Now. This is my story why I start this venture, because घर में मम्मी को डायबिटीज। मैं ग्राम पंचायत में ऑपरेटर का काम कर रही हूँ। ग्राम पंचायत में ऑपरेटर का काम कर रही हूँ।
ग्राम पंचायत में ऑपरेटर का मैं काम कर रही हूँ, तभी तो मुझे मेरा विजन है कि सभी लोगों को सरकारी कागज पत्र एक ही जगह पर मिले, यानी कि शेतकरी, किसान लोग, विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे, महिलाओं, विधवा महिलाओं, उनको सभी कागज पत्र एक ही जगह मिले, इसलिए मैंने CSC चलाना शुरू किया। सर बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, आप डर क्यों रहे थे? पहली बार है सर प्रेजेंटेशन। हाँ, लेकिन पहली बार आप जब बिजनेस करने गए थे तब नहीं डरे थे, यहाँ पे क्यों डर रहे हैं? यहाँ सर लोग हैं। वहाँ पे लोग नहीं थे? सर लोग नहीं। अच्छा, सर लोग नहीं, इसलिए सर लोगों से आपको डर लग रहा है। ठीक है, हम थोड़ा बहुत समझ गए आप क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा इनपुट देना चाहते हैं आपको। अगर इसी मॉडल में आपको काम करना है हाँ, तो आप जैसे और भी बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो इसमें एक एडवांटेज ये है, मैं उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल लेता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हिंदी का, आपसे सीख रहा हूँ। एडवांटेज ये है कि इन लोगों का एक अपने आप कोई नेटवर्क है नहीं, सब लोग अलग अलग काम करते हैं। अगर आप, जस्ट सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे कोई नेटवर्क बना पाएँ जो ये सारे काम कर रहे हैं, आपके पूरा ज़िला में मान लीजिए 5-6 जने, या आपके पूरा स्टेट में 10-15 जने का, तो एक स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको लेके आप सभी लोग कमा सकते हो। एक छोटा सा सजेशन दे रहे हैं, कोशिश कीजिए, क्योंकि आप मेहनती भी है और बुद्धिमान भी है। थोड़ा डर को मिटा के, थोड़ा पानी वानी पी के लग जाइए काम पे। वेरी गुड, थैंक यू। मैं भी पहली बार पानी इसलिए रखा है कि आप डर रहे हो, एकदम पास में पानी रखा है। पहली बार मैं भी वेस्टफील्ड में आई हूँ, मुझे भी हिंदी बात भी नहीं आती, मैं मराठी में तो बोल सकती हूँ अच्छी तरह। मेरे बिजनेस है स्क्रबर घासनी बनाती हूँ, और एक पापड़ बिजनेस है, वो उड़द दाल और मूंग दाल का अच्छी क्वालिटी है। और एक सिल्वर का दुल्हन बनाती हूँ, वो उसमें सिल्वर का दुल्हन। और ये हमारे गांव में ये दो तीन प्रोडक्ट है, ये कोई बनाता नहीं है। सर मैं मराठी में बोलू क्या? बोलू ना, मराठी में बोलिए। बोलू का? ऑफ कोर्स। माझा बिझनेस आहे दुरण उद्योग आणि पापड उद्योग आणि स्क्रबरची घासणी, हे 3 उद्योग आम्ही तिघी मिळून करतोय, 3-4 मिळून करतोय आम्ही। याच्यामध्ये 4 जणी आम्ही, सारिका चिमणे, रुक्मिणी चिमणे आणि अश्विनी गिरे, मी शिवकन्या चिमणे, हा आम्ही 4 जणी मिळून हा उद्योग करतोय। स्क्रबरची घासणीचे जवळपास गावामध्ये समजा दुरण, स्क्रबर घासणी आणि पापड उद्योग ह्या आमच्या जवळपास कोणाकडेही मिळत नाही आहे, आणि त्यामुळे किलोचा समजा खर्च जातोय, आणि 1-250 रुपये किलोने आम्ही ते पापड विकतोय। तर समजा 100 रुपये आमचा 1 किलो मागं प्रॉफिट आहे। आणि दुरण आम्ही 600 दुरण समजा 6,000 5,000 असे समजा दुरण करतोय। त्याच्यामध्ये समजा खर्च 60 रुपये पण बनता है, तो हमने क्या किया है, बॉइल्ड मिल्क प्लस टी प्रीमिक्स इज इक्वल टू मन शांति चाय बनता है, और ये रेडी होता है 1.5 मिनट में। इट्स अवर इनोवेटिव प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। वी मेक अ टी प्रीमिक्स, इन दैट एडेड जैगरी पाउडर। और मैं शेंगदाना का लाडू बनाती हूँ। हमारा जो एरिया है सर, वो झोपड़पट्टी का एरिया है, स्लम एरिया है। तो मैं वहाँ पे बचत गट 40 बचत गट है, वो चलाती हूँ मैं। और उसमें से 50% औरत जो है वो काम को जाती है, और 50% जो औरत है वो घर में ही बैठी रहती है। तो उनको कुछ काम नहीं था ना घर में। और हमारे एरिया में किशोर वयन जो लड़कियां हैं, कुपोषित बच्चे हैं, गरोदर माता है, उनके लिए ये शेंगदाना का लड्डू हमने बनाने का सोचा है। और इसको कम दाम लगता है और भांडवल भी कम लगता है इसको। किसी तरह का प्रदूषण या यानी कि कोई भी हानि नहीं हो सकती
बिजनेस से। आगे बढ़ो ना। आगे डर क्यों जा रहे हैं आप लोग? अच्छा बोल रहे हैं तो। मेरे बिजनेस से हमारे ग्रामीण लोगों के मुझे रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और पेड़ों की कटाई नहीं होती, इसलिए प्रदूषण रुकता है, जमीन की धूप नहीं होती है और हमारे गांव के लोग काम के सिलसिले में शहर ना जाना पड़े और गांव में ही उसको रोजगार मिले, यही मेरा ध्येय है।